हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम फ्रॉम बायोटेक सेपियंस। तो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने कंप्लीट किया था बॉटनी के पेपर। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सी यू सेट पीजी जोलॉजी 2023। ओके। तो अगर आप एक्सेल होना चाहते हैं इसमें तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी साइट पे बायोटेक सेपियन गूगल करके। और आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे सेंटर पे। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब आगे का पेपर। इसमें पार्ट बी में है जोलॉजी का पेपर। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है। तो आपको पता है जो एंजाइम इंट्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, दे आर मोस्टली टोपो आइसोमरेज और रिलीज भी करते हैं। ठीक है। पर जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है वो होता है एंजाइम टोपो आइसोमरेज 2। तो इसमें जो आंसर है इसका दैट इज टोपो आइसोमरेज 2। ठीक है। सेकेंड इसका आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन ऑफ सार्स कोव वी टू इन ह्यूमंस, आरटीपीसीआर टेक्निक इज यूज टू क्वांटिफाई। ठीक है। ड्यूरिंग द कोरोना टाइम आपने सुना होगा कि आरटीपीसीआर के थ्रू हम पता कर रहे थे कि सार्स कोविड है या नहीं है। तो उस केसेस में हम क्या क्वांटिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सरफेस प्रोटीन ऑफ सार्स कोव वी टू, या फिर आरएनए ऑफ सार्स कोव वी टू, या नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ सार्स कोवी टू, या फिर होस्ट डीएनए। तो एक्चुअली जो आर टी पीसीआर वो बेस्ड होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ठीक है। इट मीन्स उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या होता है डीएनए बनता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? आरएनए। तो वो क्या क्वांटिफाई करती है? आरएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आरएनए ऑफ सार्स कोव वी टू। ठीक है। इसका राइट आंसर था सेकेंड, जो कि आरएनए ऑफ सार्स कोव वी टू। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इनसाइड द सेल। ठीक है। तो हमें साइड बतानी है जहाँ पे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। तो वो किस में फॉर्म होते हैं? पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। अब देखो, तो देखो पेरोक्सिसम मेनली जो भी H2O2 या फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज उसमें इन्वॉल्व होता है उनको उनको न्यूट्रल करने के लिए ग्लाइकोक्सिजोम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंक्लूड होती है सेल की। पर जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट, तो ये क्या है? एक ड्रग है। ठीक है। जो यूज की जाती है किसकी इनहिबिशन के लिए? तो इसमें जो आंसर है, ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन ऑफ यूकैरियोट, ट्रांसलेशनल इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, और ट्रांसलेशनल इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस पे एक्ट करती है, प्रोकैरियोट्स के ऊपर या फिर यूकैरियोट्स के ऊपर। तो ये बेसिकली किस पे एक्ट करती है? यूकैरियोट्स के ऊपर। ठीक है। और आपको ये देखना है कि ये ड्रग कहाँ एक्ट करती है, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन वहां पे इलोंगेशन के पार्ट में ये एक्टिनोमाइसिन डी एक्ट करेगी, इनहिबिट करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द डिप्लोनीमा या डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस। तो आपको ये जो फॉलोइंग इवेंट्स हैं इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस पे हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ chiasma, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द chiasma, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमेटिड्स, या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज सेकंड, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द chiasma। राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। द एंटीपैरेलल नेचर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज ड्यू टू। तो अब जब जब देखते हो डीएनए को, ठीक है, तो जो उसका एंटीपैरेलल नेचर है 3' टू 5', और ये 3' और 5'। ठीक है। ये किसके किसके थ्रू होता है? तो ये
फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू होता है। जब बॉन्डिंग देखोगे तो वहाँ पे 3 पे अटैक हो रहा है शुगर पे, फिर 5 से फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो उसके थ्रू फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक एंटी पैरेलल नेचर डीएनए को मिलता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ऑल द ह्यूमन एंटीबॉडी टाइप्स पोजेस अ प्रोलीन रिच फ्लेक्सिबल हिंज रीजन एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ऐसी एंटीबॉडी के बारे में बताना है जिसमें हिंज रीजन जो फ्लेक्सिबल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी ए, जी, ई या डी, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी ई होती है ना, वो एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जहाँ पे प्रोलीन रिच फ्लेक्सिबल हिंज रीजन नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर? ह्यूमन के केस में ये बात की जा रही है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ठीक है। द ड्रग एस्प्रिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जब आप एस्प्रिन को यूज करते हो तो वो क्या इनहिबिट करती है? किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है? तो एस्प्रिन की यूज की जाती है ड्यूरिंग इन अ पेन, राइट। और पेन किसके थ्रू होती है हमें? पेन होती है हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू होती है, राइट। और ये कैसे बनती है? जो आर्किडोनिक एसिड होता है ना, उसको ब्रेक करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनती है। तो एक्चुअली में जो एस्प्रिन होता है ना, तो वो इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करती है ताकि पेन ना हो, इसीलिए हम एस्प्रिन को यूज किया जाता है ड्यूरिंग द पेन, राइट ना। और लिकोटर्पिन्स यूज नहीं करते, आर्किडोनिक एसिड भी को भी यूज नहीं करते, मतलब सिंथेसिस इसको भी ब्लॉक नहीं करती, और 7 ईओसेपिटोनोइक एसिड या ईपीए को भी ये सिंथेसिस को ब्लॉक नहीं करती। तो एस्प्रिन किसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करती है? दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। न्यूरोग्लिया फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेनिंग द फ्लोइंग सेल, ठीक है। तो आपको कौन से फ्लोइंग ऐसे सेल बताने हैं जिसमें न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होती है? एस्ट्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट या एपिडाइमल सेल्स, ठीक है। तो इन सेल्स में किस सेल में प्रेजेंट होती है न्यूरोग्लिया? तो वो श्वान सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर? यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ठीक है। तो हाइलुरोनिक एसिड इज कंपोस्ट ऑफ, अब बताने जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ना, किससे कंपोस्ट होता है, राइट। जैसे कि माल्टोस किससे कंपोस्ट होता है, फ्रक्टोज किससे कंपोस्ट होता है, सॉरी सुक्रोज किससे कंपोस्ट होता है, वैसे ही हाइलुरोनिक एक एसिड है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स में प्रेजेंट होता है ये, राइट। तो आपको बताना है कि इसकी क्या यूनिट्स है जिसके थ्रू ये बनता है? डी ग्लैक्टोस एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन, या एल आइडोयूरोनिक एसिड और एनएसिटाइल ग्लूकोसा ग्लैक्टोसामाइन, या एल ग्लूरोनिक एसिड एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसामाइन, या डी ग्लूकोयोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इन सिंपल वर्ड दैट इज स्नैक, राइट। तो ये किससे मिलके बना होता है? फोर्थ, इसका आंसर है डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नॉट ग्लैक्टोसामाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट एलील्स फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इन अ हेटेरोजाइगोट फॉलो, ठीक है। अब दो एलील्स को सेपरेट करें ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगोट, तो वो कौन से लॉ को फॉलो करेगा? ठीक है, इसमें है लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तो एक जो मेंडल ने लॉ दिए थे, ये तो वही बता रहा है। प्योर स्टेटमेंट किसकी है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो सेग्रीगेशन क्या बताता है कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन जो एलील्स हैं वो डिफरेंट इजीली सेपरेट होंगी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है कि इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तभी वो असॉर्ट होगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A lizard-like reptile, which is considered as a living fossil। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी लिजर्ड टाइप रेप्टाइल्स है जो कि लिविंग फॉसिल में हम इसको इंक्लूड कर दें। दैट इज कोमोडो ड्रैगन, वार्नोस, स्फेनडोन या गैको, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है दैट इज फेनोडोन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज मणिपुरम, नोट मिजोरम, ना ही अरुणाचल प्रदेश, ना ही मेघालय, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है, ठीक है, मोड क्या होता है, और मीडियन क्या होता है,
ठीक है। तो मीन में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास कोई वैल्यू डाटा दिया हो नंबर्स का, उनको प्लस करते हैं और टोटल जितने नंबर हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो 5 को प्लस करके और टोटल 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और फिर आता है मोड। मोड में होता है कि जो सबसे रिपीटेड नंबर हो, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू सेट दिया है 1 1 2 2 2 3, तो इसमें सबसे हाईली रिपीटेटिव डाटा कौन सा है, 2, तो वो आपका मोड आया। और मीडियन का होता है मीन्स मीडियम, जो कि मीडियम में हो। ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दे आर अबाउट 3.63। क्लियर। आगे मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट हॉर्स अपियर्ड इन विच पीरियड्स। तो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, ये जब आप मास एक्सटिंक्शन देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे पीरियड्स के बारे में दिया होगा, इकॉन्स के बारे में दिया होगा। तो आपको ऐसे पीरियड्स के बारे में बताना है जहाँ पे फर्स्ट हॉर्स इवोल्व हुए थे या फिर अपियर्ड हुए थे। तो उनमें से आपको टाइप्स दी हुई है, इकोइन, इकोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन या प्लियोसीन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इकोसीन। ठीक है, तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीक इज अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है, टीक जो अगर डोमिनेंट स्पीशीज है तो वो कौन से फॉरेस्ट में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली है, डोमिनेंट स्पीशीज है। डोमिनेंट मीन्स जो हाईली नंबर में प्रेजेंट है किसी भी कम्युनिटी में। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में डोमिनेट करेगी वो। तो इसका जो राइट आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियो फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल थॉर्न डेसिडियोस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या टेम्परेट फॉरेस्ट विद द ग्रासलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियोस फॉरेस्ट में हमें जो टीक एक प्लांट है वो हमें हाईली देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। इस क्वेश्चन में क्या आपको असर्शन और रीजन दिए हैं, आपको बताना है कि असर्शन जो है, ठीक है, वो ट्रू है और जो रीजन है वही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। असर्शन ये बताया आपको फूड चेन आर शॉर्ट। जो फूड चेन होती है वो शॉर्ट्स होती हैं। ठीक है। रीजन है इसका, देयर इज अ लॉस ऑफ 10% एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो देखो फूड चेन तो शॉर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, ठीक है, ग्रास को ईट किया फ्रॉग ने। ठीक है। क्लियर। फिर फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सॉरी, स्नेक कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। स्नेक को किसने किया, पिकॉक ने किया। ठीक है। तो ये शॉर्ट थी, एक शॉर्ट चेन थी। और ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो एसर्शन तो ट्रू है। तो देखो एसर्शन किस किस में है, बोथ ए और आर। अभी हमें आर का नहीं पता। इसमें एक इसमें ट्रू है। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब तीन में रहा है। तो एक्चुअल में जो लॉस होता है वो 90% होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ते हैं, और देखिए ये ट्रॉपिक लेवल 1 2 3। तो एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी शिफ्ट होती है वो होती है 10%। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला गेन कर रहा है 1000, तो ये करेगा इसका 100, यहाँ करेगा 10। तो 90% जो एनर्जी होती है वो होती है लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, वो लॉस्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में 90% ऑफ एनर्जी पास लॉस्ट होती है, और 10% ऑफ एनर्जी पास होती है ट्रॉपिक लेवल्स में। राइट। तो आर तो गलत है, तो रीजन कहाँ है। ठीक है, इसने बोला कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो डेफिनेटली ये तो गलत हुआ। बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर एक्सप्रेशन ये भी गलत है। तो सिर्फ जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका था आंसर। अगर यहाँ पे 90% दिया होता ना तो करेक्ट हो जाने थे ये दोनों। नेक्स्ट करते हैं मूव। ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ यूरिन फॉर्मेशन। जब यूरिन फॉर्मेशन होती है नेफ्रॉन में, तो ऐसे कौन से करेक्ट सीक्वेंस है जो हमें मैच करके बताने हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सीक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन, या रीएब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड सीक्रेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो न्यूरॉन्स का, ठीक है, राइट, ठीक है,
तो देखो ये है लूप ऑफ हेलेनी, ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, और ये है कोलेक्टिंग डक्ट्स, राइट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट। तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में यहाँ पे क्या होता है, ब्लड पास होता है, और सबसे पहले क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिल्टर होता है ब्लड, राइट। उसके बाद लूप ऑफ हेलेनी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, और फिर एट द एंड क्या होता है, कोलेक्टिंग डक्ट्स में सिक्रीशन होती है। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं आप, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एमनियोट्स एक्सेप्ट, तो आपको ऐसा बताना है जो कि एमनियोट्स नहीं है, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल्स या फिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिश, ठीक है। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं मूव हम, द फर्स्ट डेफिनेटिव एविडेंस फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोवाइडेड बाय, तो किसने प्रोवाइड की थी हमें, जियोर्ज जॉन मेंडल ने, सुटोन या बॉबरी, थॉमस हंट मॉर्गन ने, या ह्यूगो योगडी वायरस। तो जो हमें थ्योरी दी थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो प्रोवाइड की थी हमें थॉमसन हंट मॉर्गन ने, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। करीना इज, क्या है ये, अ फ्री स्विमिंग क्रिएटेड लार्वा है, या a shield like a plate over a dorsal part of the body, या एक नील्ड sternum for insertion of flight muscles, a glue secreting cell। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, a नील्ड sternum for insertion of flight muscles in a bird में, ठीक है। तो बर्ड में हमें देखने को मिलता है, बर्ड्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, द एग ऑफ अ वर्ड एंड फिश हैव ओनली वन स्मॉल एरिया विच इज अ फ्री ऑफ यॉक एंड वेयर डिवीजन टेक प्लेस, सच एन एग इज नोन हैज। तो ये एग की टाइप है, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टाइप है जहाँ पे स्मॉल साइड एरिया है जो कि फ्री है यॉक से, और वहां पे क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो इस टाइप के एग को बोला जाता है टीलोलेसिथल, ये सेंट्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल या मीजोलेसिथल। तो देखो आइसो तो होता है सेम, पूरे एग में सेम योक जो है डिवाइड है, मीजो मीन्स मिडल में, और सेंट्रो भी सेंटर में है, ठीक है, मीजो भी मतलब प्रॉपर ये मीडियम अमाउंट में है, टीलो मतलब टर्मिनल या फिर एक पॉइंट पे है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टीलो लेसिथल प्रेजेंट है। देखो इसने ये बात कही है कि ओनली वन स्मॉल एरिया विच इज फ्री फ्रॉम योक, मीन्स टर्मिनल या टूवर्ड किसी भी पोल के ऊपर, लाइक दिस, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, और बाकी एरिया जो है एम्प्टी है, या फ्री है ये एरिया फ्रॉम योक से, जब कोई फ्लूइड इसमें ऐड है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द होमिनियन फर्स्ट माइग्रेट आउट ऑफ द अफ्रीका। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से है ये तो आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें स्पीशीज बताई हुई है, होमो इरगैस्टर, ठीक है, होमो हैबिलिस, या होमो इरेक्टस, या आर्डीपीथिकस रेमिडियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द राइबोजाइम दैट कैटेलाइज पेप्टिड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइबोजाइम होते क्या हैं, ठीक है। आरएनए के साथ एसोसिएटेड जो कि इंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो वो हम इंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है, क्लियर। तुमको बताना है कि 20, जब प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो जब ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो आरएनए की कौन सी यूनिट करती है, 28S आरएनए, तो ये तो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 23 ये प्रोकैरियोट में है, 16 या 5.8 सॉरी आरएनए। तो एक्चुअल में क्या होता है, 23S जो लार्जर सब यूनिट होती है, ये लार्जर स्मॉल, तो वो पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्लियर। जो 23S आरएनए होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कोस्मिक बैक्टर इज मेड ऑफ, तो किससे किसके थ्रू मिलके बना होता है कोस्मिक बैक्टर। तो इसमें है बैक्टीरियल प्लाज्मिड या लैम्डा फेज डीएनए, लैम्डा फेज डीएनए, और बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर, मीन्स जो एफ है, एफ पॉजिटिव या एफ प्राइम, राइट। बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर या बैक्टीरियल प्लाज्मिड
कोसमिड, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ईस्ट टीलोमर्स या ईस्ट RAS डीएनए, इससे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोसमिड कोसाइट प्लस मिड प्लाज्मिड से मिलकर बना होता है, और जो कोसाइट होती है वो ड्राइव होती है फेज से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज डीएनए, ठीक है। तो मिड तो यहाँ से ड्राइव होगा प्लाज्मिड से, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोसाइट, ठीक है, कोसाइट। तो इससे मिलके क्या बनता है हमारा कोसमिड, राइट। अब लैम्डा फेज डीएनए और फर्टिलिटी फैक्टर का तो कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, ठीक है। बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर या बैक्टीरियल प्लाज्मिड का भी इसके इसके साथ कोई भी मैच नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज डीएनए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स से है, ठीक है। अ पॉपुलेशन है 600 इंडिविजुअल, 150 के पास जीनोटाइप है डेट इज ए, तो इसको साथ साथ में लिख लो। ए कितने हैं, अराउंड 150, ठीक है। और जो ए है मीन्स हिट्रोजाइगोट, वो कितने हैं 300, और जो स्मॉल ए है वो कितने हैं अराउंड 150, ठीक है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए। तो जो एलील ए है ना उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसको जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इसको कैसे निकालते हो, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं, ए कहाँ पर प्रेजेंट है जीनोटाइप में, डेट इज 150। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितने ए इंडिविजुअल हैं प्लस हाफ ऑफ हिट्रोजाइगोट हैं, क्योंकि आप एक एलीली की बात कर रहे हो, और टोटल टोटल कितने हैं, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर आप सिंगल एलीली ए की निकाल रहे हो तो ए कितने हैं हमारे पास 150 है, प्लस और हिट्रोजाइगोट कितने हैं 300, तो 2 से डिवाइड किया तो कितने आ गए ये 150 आ गए, और टोटल कितने हैं आपके पास 600। जब आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो जो फ्रीक्वेंसी है एलील की पॉपुलेशन में तो कितनी है ये 0.5, ठीक है। तो इसका ए जो है मतलब 1 जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब ये है आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैथोजन है इनकी इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं, और आपको बताना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्लियर। तो देखो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया हो तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, टीबी में, राइट, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, एरियल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो देखो एरियल ट्रांसमिशन कहाँ पर है, फर्स्ट के साथ है। तो सी का फर्स्ट कहाँ है, तो सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसे और थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए अब देखो जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस होता है ना, तो वो क्या काउज करता है, या फिर वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। तो ए का 2, अब देखो ए का 2 कहाँ है, ये भी इसी ऑप्शन में, तो यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा आगे भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस किससे होता है, थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है। मेटासिस्टोट और ऑफ इकोनोकोकस मल्टीलोसिलैरिस किसके क्या करता है, ये कौन सी स्टेज और कहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ट्रांसमिशन के थ्रू, क्लियर। और माइकोबैक्टीरिया तो मैंने आपको पहले बता दिया एरियल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। और जो लाइक्स और माइट्स होते हैं वो कहाँ के होते हैं, कैसे काउस करते हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जब आते हैं ना तब करते हैं। जैसे हमें जो एनिमल्स में हमें ये देखने को मिलते हैं, डॉग्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सेकेंड। अब फिर से असर्शन और रीजन हमें बताना है। तो स्कर्वी इज अ डिसीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है, असर्शन तो ट्रू है। हम देखते हैं क्या बोल रहा है इसका रीजन। स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग डिजिट एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, दैट इज इनकरेक्ट। तो ए तो करेक्ट है और आर क्या है हमारा इनकरेक्ट। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका असर्शन रीजन है। द विंग ऑफ अ बर्ड, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड आर होमोलोगस, ठीक है, ये असर्शन है। और रीजन क्या बता रहा है इसका, organ underlying similarity arise due to their deviation from the common ancestor। सबसे पहले को पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्या होते हैं। होमोलोगस, तो होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोल सकते हो आप। तो होमोलोगस इवोल्यूशन में क्या होता है कि इनका कॉमन एक एंसेस्टर होता है,
ठीक है। और विद टाइम क्या होता है, मूव कर जाते हैं इंडिविजुअल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और जब इन पे सिलेक्शन प्रेशर होता है, ठीक है, मान लिया विद टेम्परेचर या फूड के थ्रू या मीटिंग के थ्रू, जब इनके इन्वायरमेंट चेंजेस हो जाते हैं तो ये स्पीशीज वन में, स्पीशीज टू में, स्पीशीज थ्री में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला कि द विंग ऑफ बर्ड, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड आर होमोलोगस। इट मीन्स बेशक वो फंक्शन जो है डिफरेंट कर रहे हैं, बट उनका ओरिजिन क्या है, सेम है। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री है, बट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो असर्शन है वो तो ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है, ऑर्गन्स अंडरलाइंग सिमिलरिटी अराइज ड्यू टू देयर डेविएशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, तो आर भी ट्रू है। तो देखेंगे हम इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये दोनों सही है, फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो याद रखना, होमोलोगस इवोल्यूशन बोल सकते हो आप, राइट। तो इवोल्यूशन में आता है ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये भी असर्शन रीजन है। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स क्या होती हैं, तो स्कैफोल्डिंग मीन्स जो प्रोटीन्स होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रोटीन है, तो इसको एक वे में कॉइल करती है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होती हैं, राइट। एक होती हैं क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जिसमें कि आप H1, H2, H3, H4, ये होती हैं क्रोमोसोमल प्रोटीन। पर जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होती हैं वो क्रोमोसोमल प्रोटीन नहीं होती, ये करेक्ट है। जो क्रोमोसोमल प्रोटीन होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डीएनए को कॉइलिंग करने में, ठीक है। और जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होती हैं वो जो साइटोसोल या किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है प्रोटीन, उसमें ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो उसको कॉइल करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HP70, ठीक है, HP40, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स के, ठीक है। और ये है क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के। तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स आर अबंडेंट इन लाइसिन और अर्जिनिन। तो जो इनकी कंपोजिशन होती है ना, ठीक है, उसमें जो हाईली अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, लाइसिन या फिर अर्जिनिन, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है। एक्चुअल में जो हाई अबंडेंट लाइसिन और अर्जिनिन प्रेजेंट नहीं होती, जो इसका असर्शन है वो तो करेक्ट है, बट जो इसका रीजन है वो इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, गलत। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गलत। बोथ ए, सॉरी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अबंडेंट नहीं होती किसमें, लाइसिन में और अर्जिनिन में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका असर्शन और रीजन है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स जैसे IG with beta mercaptoethanol gives rise to a two heavy chains and two light chains peptides on STS phase. For example, आप IgA को रन कर रहे हो STS फेज में, ठीक है, और आपने दिया है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। आपको पता है जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है वो जो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है SS बॉन्ड को वो क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, एंड गिव राइज टू अ टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स, ठीक है। तो जब आप इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो क्या होता है, एक लाइट चेन होती है, ये दोनों लाइट चेन और ये हैवी चेन्स। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर, तो जब वो ब्रेक होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टू हैवी चेन्स में एंड टू लाइट चेन्स में, ठीक है। तो रीजन क्या है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड एट द साइड ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज, जो कि ये वाला गलत है। कि देखो, जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है, ठीक है, मरकैप्टोइथेनॉल है, वो क्या कर रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ना कि पेप्टाइड को। पेप्टाइड लिंकेज क्या होगी, NHCO, ठीक है। इसके साथ जो नेक्स्ट एमिनो एसिड ज्वाइंट होंगे, ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, तो इस पे ये वर्क नहीं करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर वर्क करता है। तो रीजन क्या है आपका, गलत है, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, गलत। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम, ये भी आपका असर्शन रीजन है। तो ये क्या बोल रहा है,
assertion monkey and chimpanzee cannot mate in present day condition। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एट प्रेजेंट डे कंडीशन पे देखें तो चिंपैंजी और मंकी मेट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज रिवर्सिबल। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज वन को आपने एक इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, ENP, काफी टाइम तक, और स्पीशीज टू को आपने दूसरे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, विद टाइम जब ये इवोल्व होंगे, ठीक है, राइट, ठीक है, तो अगर ये लेके चलते हैं, ये स्पीशीज जीरो, यहाँ से स्पीशीज थे, ठीक है, इसके कुछ मेंबर्स जो हैं इस इन्वायरमेंट टू में चले गए, और कुछ मेंबर जो है इन्वायरमेंट वन में चलेंगे अपने ओरिजिनल इन्वायरमेंट से के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या देखो, इसमें सेपरेशन आ गई, ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको पता है विद टाइम क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है, इवोल्व होती रहती है, राइट। अब इनमें आपस में तो कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो विद टाइम क्या होता है, ये स्पीशीज अलग बन जाती है और ये स्पीशीज अलग बन जाती है, और ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात करें कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज रिवर्सिबल, राइट। अभी ऊपर दिया है कि चिंपैंजी और मंकीज जो है मेट नहीं कर सकते प्रेजेंट डे कंडीशन में, इट मीन्स जो इनके पास जो कंडीशन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वो इरिवर्सिबल है। अगर वो रिवर्सिबल होती तो मेट कर लेते। तो अगर आप एसर्शन ए से एग्री करते हो तो आपको रीजनिंग आर से डिसएग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अगर यहाँ पर इरिवर्सिबल होता तो ये बहुत करेक्ट होते और ये इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। और क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, और जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं तो देर इज नो चांस ऑफ मीटिंग, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, अब ये भी एक असर्शन रीजन है। असर्शन ये बता रहा है आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, राइट। और ये बता रहा है आपको रीजन प्लाज्मोडियम इज डिपेंडेंट ऑन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एंड रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ इन आरबीसी। पर जो एसर्शन ए है वो है इनकरेक्ट, और जो रीजन है वो है करेक्ट, राइट। तो ये डेफिशिएंसी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए इज नॉट करेक्ट और आर इज करेक्ट, राइट। जो प्लाज्मोडियम है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका असर्शन और रीजन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है आपको, सेलेमेंड्रिस बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ एपोड ऑफ क्लास एम्फीबिया, राइट। एंड रीजन क्या है इसका, द ऑर्डर ऑफ एपोड ऑफ क्लास एम्फीबिया इंक्लूड्स इलोंगेटेड लिम्बलेस बोरोइंग क्रिएचर। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो इस क्लास के बारे में, एम्फीबिया के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो एसर्शन जो है वो जो जो एसर्शन है वो है इनकरेक्ट, और जो रीजन है, जो एपोडा क्लास की आप बात कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, एम्फीबियम में इलोंगेटेड लिम्बलेस और बोरोइंग क्रिएचर टाइप होते हैं ये। ठीक है, तो सैलमेंडर ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है डेट इज ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जो आपको जो ऑर्डर हैं उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो, जो उनके मेन मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बताइए, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन कह रहा है स्पॉन्जीज आर द ओनली मेजर फाइलम दैट लैक नर्व्स। क्लियर। और स्टेटमेंट टू कह रहा है द सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम अकर इन प्लैटी हेलिमेंथिस। देखो स्पॉन्जिस में क्या होता है, ऐसा फाइल में जहाँ पे नर्व्स नहीं होती, ये तो करेक्ट है। ठीक है, और द सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम अकर इन प्लैटी हेलमेंथिस दैट इज नॉट करेक्ट। उससे पहले ही फाइलम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपलेस्ट नहीं होता, हमें देखने को मिलता। तो जो स्टेटमेंट वन है वो तो करेक्ट है, पर जो स्टेटमेंट टू क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दैट इज गलत है ये वाला। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। अगर आपको बस ये कि इस जो क्लासिफिकेशन में आपको हर ऑर्डर और किंगडम के बारे में पता होना चाहिए, उनके जो मेन मेन पिक्चर्स हैं उनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अब फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, इसको सोल्व करते हैं हम। क्या बता रहा है आपको? मैसेंजर mRNA कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन, स्प्लाइसिंग आर कपल टू ट्रांसक्रिप्शन इन अ यूकैरियोट। ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो आपने देखा होगा जो mRNA बन के आता है, ठीक है, उसमें क्या होती है? कैपिंग होती है, हमें कैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और पॉलीएडेनाइलेशन होती है, ठीक है। और फिर विद टाइम क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें कि इंट्रॉन रिमूव होते हैं, राइट, और एक्सोन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन एक्सोन का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें इंट्रॉन जो कि कोई कोड नहीं करने वाले रीजन को उसको रिमूव कर दिया जाता है, और एक्सोन जो होते हैं कोडिंग रीजन होते हैं, उसी से प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये बता रहा है इसमें प्रेजेंट होता है, कपल्ड होती है ट्रांसक्रिप्शन के साथ, दैट इज करेक्ट। अब सेकंड टू स्टेटमेंट क्या बता रहा है आपको? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कंपार्टमेंटलाइज्ड इन अ प्रोकैरियोट, जो कि इनकोरेक्ट है, वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती है, अलग अलग कंपार्टमेंट में वो हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही है, डेट इज नॉट करेक्ट। वो एक ही कंपार्टमेंट में हमें देखने को मिलेगी। अगर ये डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें, तो वो एक ही कंपार्टमेंट, हमें ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं पे देखने को मिलेगी और ट्रांसलेशन भी हमें यही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू क्या है? इनकरेक्ट है। देखो कौन से ऑप्शन है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डेट इज नॉट, फॉल्स है ये। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट वन जो करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड, ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब स्टेटमेंट वन हमें ये बता रहा है कि ट्रांसडक्शन इज अ वायरस मीडिएटेड बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअली में पता आपको ये होना चाहिए कि ट्रांसडक्शन होती क्या है। देखो, ये है वायरस, सॉरी ये है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो ये अपने डीएनए को करेगा ऐड, और ये किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे? वायरस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये ब्रेक होगा और अपनी प्रोजेनी को रिलीज करेगा, ठीक है, जिसमें कि हमें छोटे छोटे वायरसेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसडक्शन। और ये फिर से इन्फेक्ट करेंगे किसको? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन इज अ वायरस मीडिएटेड बैक्टीरियल डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल का डीएनए है और वायरस का डीएनए क्या हो रहा है? ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट टू क्या बता रही है आपको? कि ट्रांसडक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बैक्टीरियल जीन लिंकेज एंड जीन मैपिक स्टडी, राइट। तो जो जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, इस प्रोसेस से हम जो बैक्टीरियल के जीन लिंकेज है उसको स्टडी कर सकते हैं, और जीन मैपिंग स्टडी के लिए यूजफुल होता है। तो डेट इज करेक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ठीक है। तो अगर आपको बैक्टीरियल के जीन के बारे में या उनके लिंकेज के बारे में स्टडी करना हो ना, तो आप ट्रांसक्रिप्शन यूज कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि जो सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, तो जीन लिंकेज में है या नहीं है, पर्टिकुलर जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर आपको स्टडी करनी हो, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट वन है फैटी एसिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल और कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ कीटोन बॉडीज। क्लियर? ये मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। और स्टेटमेंट सेकंड बता रही है फैटी एसिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स एंटर ग्लाइकोलिसिस और कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो स्टेटमेंट टू जो है वो है इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फैटी एसिड ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट एंटर कहाँ करते हैं? टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है। और कंबाइन किसके साथ करते हैं? ईच अदर के, और क्या बनाते हैं? आपकी कीटोन बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, फॉल्स। तो थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। अब इसको, इसने आपको बताया स्टीरॉइड हॉर्मोन्स के बारे में और साइट ऑफ सिंथेसिस के बारे में बताया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? कोर्टिसोल, एडोस्ट्रोन एंड प्रोजेस्ट्रोन एंड 1,2,4-OH2 D3, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो जो प्रोजेस्ट्रोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो वो रिलीज होता है कॉर्पस
ल्यूटियम के थ्रू, राइट। तो सी का फोर किस ऑप्शन में है? तो सी का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट मूव देख लेते हैं हम। जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो क्या एक्स्ट्रेस हार्मोन की तरह वर्क करता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो देखो आपको दो टाइप से बताई गई हैं। एडर्नल से एडर्नल जो वहां से रिलीज होता है, पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एज अ कैप, तो एडर्नल जोना फैसिकुलेटा, या एडर्नल जोना ग्लोमेरुला ग्लोमेरुलोसा के थ्रू रिलीज होता है ये, ठीक है। तो देखो जो ए है, ठीक है, कोर्टिसोल है, वो किस कहाँ पे रिलीज होता है? एडर्नल जोना फैसिकुलेटा पे ये रिलीज होता है। जब आप एडर्नल मेडुला को पढ़ोगे ना, तो वो एक किडनी ऐसे किडनी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब इसको आप क्लीव करते हो, डाइसेक्ट करते हो, तो इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 1 2 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और हर लेयर जो होती है वो डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको हल्का सा भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। देखो सी से तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, तो ए का क्या होगा? डेट इज एडर्नल जोना फैसिकुलेटा। और जो एडोस्टेरोन है वो कौन रिलीज करता है? एडर्नल जोन ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है उसका है किडनी। तो ये एक हार्मोन है, ये कौन रिलीज करता है? किडनी, ठीक है। अगर आपको डी के बारे में नहीं भी पता है तो आप इन तीनों से इजीली आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज थर्ड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्प्लीन पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजेंस, राइट। एंड द lymph node is highly specialized primary lymphoid organs। तो देखो जो स्प्लीन होता है ना, वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है? जो भी इम्यूनिक रिस्पॉन्स होते हैं अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजन में, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है? द लिम्फ नोड इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो लिम्फ होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्थिनोजेनेसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉलोनीज ऑफ सर्टेन बीज वेस एंड आर्ट्स। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है, इट में बी फ्रूट, इट में बी ऑफस्प्रिंग, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कॉलोनीज की, जैसे लाइक बीज, वैस और एंड्स में, तो उनमें ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या आपको बता रही है? इन अ बीज लार्ज नंबर ऑफ मेल्स, जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, आर प्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है, वेयर स्टेराइल फीमेल वर्कर एंड रिप्रोडक्टिव फीमेल्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। जो ड्रोन्स होते हैं और जो वर्कर्स फीमेल्स होती हैं ना, दे आर बोथ पार्थिनो जेनेटिकली ड्राइव, ठीक है, उसके थ्रू ये प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर इनका जो क्रोमोसोम नंबर 20 होगा तो इनका भी 20 ही होगा। क्लियर? मतलब हाफ होगा जीनोम का, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉरी, ये बोथ जो होती हैं वो सेक्सुअली ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है, स्टेराइल फीमेल और रिप्रोडक्टिव फीमेल, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बोथ वन स्टेटमेंट एंड सेकंड, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बोथ करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ जो मेल्स ही होते हैं तो पार्थिनोजेनेटिकली ड्राइव्ड होते हैं, पर जो वर्कर फीमेल्स होती हैं और जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती हैं वो सेक्सुअली ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको क्या बता रहा है? सिरकैडियम रिथम कैनॉट बी इनट्रेंड, राइट। और सेकंड हो रहा है स्टेटमेंट जो है हार्मोन मेलाटोनिन रेगुलेट द सिरकैडियन रिथम। तो एक्चुअल में सिरकैडियम रिथम होती क्या है, ठीक है। तो इसको हम अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो ये एनिमल्स में और प्लांट्स में सेट होती है, और जिसको जो रेगुलेट करता है वो होता है मेलाटोनिन हॉर्मोन्स, ठीक है। या फिर जैसे स्लीप वेक साइकिल होती है, राइट, वो सेट करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन।
वो भी सर्कैडियन रिदम्स में ही आती है, ठीक है। और जैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग जब करनी हो तब भी यही सेट होता है सर्कैडियन रिदम, उसमें जो फैक्टर हैं कंट्रोल करने वाले वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू तो करेक्ट है, बट जो सर्कैडियन रिदम कैन नॉट बी इनट्रेन ये गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो वन है वो फॉल्स है, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और ये क्वेश्चन कहाँ से है, इम्यूनो से है, इम्यूनोलॉजी से ड्राइव्ड है, ठीक है। तो देखो एक CD एंटीजन होते हैं सेल के ऊपर, और एक्सप्रेशन ऑन अ सेल, और पर्टिकुलरली वो किस किस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, राइट, इस पे अलग अलग एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, राइट। जैसे इसका नाम CD4 है, ठीक है, सेकंड सेल है, राइट, इसके ऊपर प्रेजेंट है CD8, ठीक है। तो हर सेल पे अलग अलग होते हैं, कुछ में कुछ फैक्टर जो है वो सेम भी होते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो CD4 वो किस पे प्रेजेंट होता है, तो जो CD4 होता है ना वो T सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किसकी क्लास में आता है, MHC2 क्लास में, ठीक है। जो MHC है, ठीक है, MHC1 वो ऑल सेल पे प्रेजेंट होता है, जितने भी बॉडी के आपके सेल्स है ना उन सभी पे प्रेजेंट होगा। और जो MHC2 है ना वो कुछ ही सेल पे स्पेसिफिकली प्रेजेंट होगा वो, ठीक है। जैसे कि आपके मैक्रोफेजिस होंगे, B सेल हो गया, T सेल हो गया, उनमें MHC2 हमें क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो CD4 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो CD4 है वो आपका प्रेजेंट होता है T सेल के ऊपर, ठीक है। तो ए का टू, तो अब ए का टू किस किस ऑप्शन में है, टू में, हाँ थर्ड में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो CD8 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो CD8 होता है ना वो MHC क्लास 1 T सेल, जो T सेल है, ठीक है, उनमें जो MHC1 क्लास है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड T सेल पे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो CD कहाँ है, MHC क्लास 1 रेस्ट्रिक्टेड T सेल, ठीक है। अब जो CD19 है और जो CD18 है वो कहाँ प्रेजेंट हो गए, तो जो CD19 है वो B सेल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा जो इम्यून सेल है तो उसमें क्या आते हैं, T सेल और B सेल, ठीक है। तो B सेल में क्या है, 19, तो इसी पे ही हमें देखने को मिलेगा। और जो CD18 है वो ऑल ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट है, जो भी वाइट ब्लड सेल के अंदर पास में आते हैं ना, मैक्रोफेजिस आ गए, ठीक है, WBC आ गए, तो उनमें हमें CD18 देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड, बी का 1, ठीक है, बी का 1, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। ये लिस्ट जो है आपको बताई हुई है वायरस के, जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं, और वो कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें नोन है, देखो कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस एक्चुअल में क्या कर रहा था, गुलियन बैरेट सिंड्रोम, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये येलो फीवर सिंड्रोम, और स्वाइन फ्लू। तो देखो ड्यूरिंग द कोरोना टाइम हमने देखा था कि जो कोरोना क्या कर रहा था, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कर रहा था, और कौन सा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब देखो सी का टू ऑप्शन कहाँ कहाँ है, तो सी का टू ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो कि डी का तो 1 है, मीन्स डी का वायरस का 1 है। अब बचा क्या, H1N1 और फ्लैवी वायरस, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जो H1N1 होता है वो क्या होता है, स्वाइन फ्लू काउज करता है, ठीक है, क्या करता है, स्वाइन फ्लू। तो ए का फोर्थ एंड बी का जो बचा फ्लैवी सिंड्रोम वो क्या करता है, येलो फीवर करता है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें क्या आपको एंजाइम्स बताए हुए हैं, उनके फंक्शंस बताए हुए हैं कि कौन से फंक्शंस करते हैं। तो पहली बात करते हैं DNA पॉलीमरेज अल्फा, तो लिख लेते हैं DNA अल्फा, सॉरी पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। तो ये है DNA पॉल बीटा, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका DNA पॉलीमरेज गामा, एंड नेक्स्ट इज DNA पॉलीमरेज, ये है R, इट इज मेनली कापा, राइट, कापा है ये, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, ये हमें टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज इन अ यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलती है। आपको ये बताना है कि इनके एक्चुअल में फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो जो DNA पॉलीमरेज अल्फा होता है ना वो कहाँ यूज किया जाता है, प्राइमरी सिंथेसिस में, मीन्स प्राइमर बनाने में, ठीक है। तो RNA या जो DNA अल्फा होता है ना, इट में भी क्या फॉर्म करता है, ये प्राइमर फॉर्म करता है, ठीक है। ये DNA का भी होता है क्या, और RNA का भी होता है, ठीक है, क्लियर।
डीएनए का, ये डीएनए का फॉर्म करता है, ये आरएनए का डिफरेंट प्राइमर वो आरएनए फॉर्म करता है। ठीक है, राइट। राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज बीटा के ऊपर। जो बीटा है वो क्या करता है, किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, बेस एक्सीजन डीएनए रिपेयर में। तो ये तो किसमें होता है, बेस एक्सीजन डीएनए रिपेयर में यूज होता है ये। ठीक है, जो भी मिसमैच हो जाए बेस में तो वहां पे ये रिमूव करता है। उसके बाद आता है कि डीएनए पॉलीमरेज गामा क्या करता है। तो जो गामा है वो किस में इंक्लूड होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में ये इंक्लूड होता है। कौन सा, गामा। गामा से आप याद रख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूज होता है। क्लियर। अब जो डीएनए कापा है वो ट्रांसलेशनल डीएनए सिंथेसिस में वर्क करता है। ठीक है, तो जिसका जो राइट आंसर है, ए का क्या है, ए का है 2। ठीक है, ए का 2 है, तो ए का 2 इस ऑप्शन में है। देन बी का 1 इस ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड वन। क्लियर। तो अगर आपको टाइप के बारे में अच्छे से पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब ये है टाइप ऑफ एपिथीलियम और आपको लोकेशन बतानी है कि ये कौन सी कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियम में क्या दिया हमें, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और लोकेशन क्या हो सकती है, लाइनिंग ऑफ किडनी डक्ट या ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, लाइनिंग ऑफ ऑरल कैविटी या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो जो टाइप ऑफ एपिथेलियल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो भी आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वहां पे हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। सिमिलरली सिंपल क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज लाइनिंग ऑफ किडनी डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स, वहां पे हमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। सिमिलरली सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलती है। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, लाइनिंग ऑफ ऑरल कैविटी। जिसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, A2, बी का 1 है, सी का 4th और डी का 3rd। क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब आपको बताना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है और किस किस स्टेट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हर साल यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन रिजर्व के बारे में। तो जो नीलगिरी रिजर्व वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ये प्रेजेंट है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है सिमलीपल बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेट इज ओडिशा में देखने को मिलता है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है असम में। और थैंक जोंका बायोस्फीयर रिजर्व हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर है 3rd। अब आगे मूव करते हैं हम, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब आपको बताना है, ये कुछ सेल टाइप्स दिए हुए हैं और ये निशेस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो सेल टाइप्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन, न्यूरॉन और ग्लियल सेल। तो ये इनकी निशेस कहाँ है, वेंटिकुलर, सब वेंटिकुलर जोन, बोन मैरो में, लीवर में, एडिपोस टिश्यू या प्लेसेंटा बोन मैरो में। ठीक है। ठीक है, जो जो ब्रेन सेल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लिया सेल होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकुलर, सब वेंट्रिकुलर जोन में। एक्चुअल में जो ग्लिया सेल होते हैं ना वो एक मैक्रोफेज की एक्टिविटी रखते हैं। जो भी डेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, किल मतलब रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं बॉडी से, ब्रेन से पर्टिकुलर। सिमिलरली अगर मीजेंकाइमल स्टेम सेल्स हो तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं एडिपोस टिश्यू, प्लेसेंटा एंड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। सिमिलरली जो कुफर सेल होते हैं वो तो प्रेजेंट लीवर में होते हैं। अगर आपको ये भी पता हो ना कि कुफर सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो सी का 3 इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही इनकोरेक्ट हो गए। ठीक है, तो जो हीमोपाइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं बोन मैरो में। और हीमोपाइटिक स्टेम सेल ही आगे जाके आरबीसी, मल्टीपल जो ब्लड सेल हमें देखने को मिलते हैं उसमें ड्राइव्ड हो जाते हैं। तो डी का क्या है, 2 है, तो डी का 2 इसी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 3rd वन। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आए हुए हैं ना उसमें क्या है, अगर आपको एक दो का भी आइडिया हो तो आप
सारे क्वेश्चन इजीली से कर सकते हो मैच ऑफ द फॉलोइंग में, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा ये, सबको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं आपको और एप्लीकेशन दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हो चुका था आपका ड्रॉप। तो इसको करते हैं। तो देखो जो पीसीआर होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो क्यों यूज किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, सेल फ्री एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ए का क्या है, 3। तो पीसीआर इसलिए यूज किया जाता है, आप इसमें थोड़े से भी अमाउंट में डीएनए को दोगे तो ये आपको एम्प्लीफाई करने को देगा। और ये क्या है, सेल फ्री टेक्निक है। मीन्स पहले तो आपको सेल में यूज करना पड़ता था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, पर पीसीआर ऐसे विदाउट सेल ही आप क्या करोगे, आप इसमें इंजाइम्स डाल दो, बफर डाल दो, डीएनटीपीस डाल दो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, मल्टीपल डीएनए के स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली सदर्न ब्लोटिंग है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग, जो ये किसके लिए यूज होती है, डीएनए के लिए यूज होती है। नॉर्दर्न किसके लिए होती है, आरएनए के लिए यूज होती है। और वेस्टर्न किसके लिए होती है, प्रोटीन्स के लिए होती है। तो देखो सदर्न क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका था आपका, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है, राइट। अब ये है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपकी ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया और ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो क्लास है उसमें रेप्टिलिया में ये आपको बताए हुए हैं। आपको जो इनके पर्टिकुलर जो एनिमल्स हैं वो आपको बताने हैं। स्क्रोमेटा किस में आता है, ठीक है, क्रोकोडिलिया क्या है, ये किस में आता है, और किलोनिया किस में है, और राइनो सेफिलिया किस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ए है उसका है फोर्थ, मोनिटर जो लिजर्ड होती है उसका मेटा में आती है, ठीक है। सिमिलर जी क्रोकोडाइलिया में उसमें क्या आता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, डेट इज घड़ियाल। अगर आपको हल्का सा बेरी तो घड़ियाल, क्रोकोडाइल इसमें आते हैं। तो देखो बी का 3 कहाँ कहाँ है, बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फोर्थ, ठीक है। और सी का क्या है, टोरटोइस इसमें आता है। और राइनो को सिफेलिया में क्या आता है, टाउटरा, ठीक है। देखो आप, अगर आपको एक भी आइडिया हो तो आप इजीली को आंसर तक, एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपको अरेंजमेंट करके, आपको सीक्वेंस में सेट करके आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अरेंज स्टेप इन्वॉल्व इन क्लोनिंग ऑफ जीन इनटू अ प्लाज्मिड, ठीक है। आप किसी जीन को किसी प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन आपको स्टेप बताने हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, क्लियर। तो देखो इसको बढ़ते हैं एक बार। सिलेक्शन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन, ये स्टेप तो है पर कहीं बिटवीन में है। लेगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लास्मिड, एम्प्लीकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग अ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट ऑफ अ सुटेबल प्लाज्मिड। तो देखो आपको ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप जो है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, एम्पलीफाई करते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग अ डीएनए टेम्पलेट, एम्पलीफाई किया, ठीक है। तो सी हमने सबसे पहले एम्पलीफाई किया। पर देखो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, ये वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, सेकंड थर्ड तो चला गया। अब बचे फर्स्ट और सेकंड। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब आपने एम्पलीफिकेशन किया उसके बाद आप क्या करते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलरली सेगमेंट को ग्रो किया और ये वाले जीन को आपने यूज करना है इंसर्ट करने के लिए, तो आप इसमें क्या दोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कट करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है, डीएनए में, ठीक है। तो कट किया, फिर क्या आया आपका, ई आया। तो यहाँ से ये वाला भी गलत हो गया, तो बचा क्या आपका, ये वाला। फिर उसके बाद क्या होता है, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड, फिर आप इन दोनों को क्या करते हो, ऐड करते हो, जिसको कट किया फिर इस पर्टिकुलर को आप यहाँ पर ऐड करते हो। फिर क्या आता है आपका, बी। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। उसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है ये, चेंज होके, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, आप इसको सिलेक्ट करते हो कि अब जो आपने फॉर्म किया है, वेक्टर फॉर्म किया है, ठीक है, क्या वो रिकॉम्बिनेंट हुआ भी है या नहीं है, क्या उसमें जो पर्टिकुलर हमें जी ऑफ आई इंसर्ट किया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट किया था प्लाज्मिड में, वो हमें डिजायरेबल रिजल्ट हमें देखने को मिला भी है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपने सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सेम ये क्वेश्चन भी ऐसा है। अब इसमें क्या बताना है आपको, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ सिकोनॉइड टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जिस फॉलो द कोर्स ऑफ, आपको ये बताना है कि
जो वाटर का फ्लो होता है किसी भी स्पॉन्जिस में, ठीक है, जो अपने स्पॉन्जिस में पढ़ा होगा, तो उसमें जो फ्लो होता है वाटर का, राइट, वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है क्या है, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल या डर्मल ऑस्टिया। तो इसका जो करेक्ट हो, सबसे पहले क्या होता है, डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। तो डर्मल ऑस्टिया ई, यहाँ पे देख के चलते हैं हम। फिर उसके बाद वाटर कहाँ मूव करता है, इनकरंट केनाल में, E to D। फिर उसके बाद कहाँ मूव करता है, रेडियल केनाल में, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ मूव करता है, ये स्पोंजोसील में। उसके बाद कहाँ मूव करता है, ए में, दैट इज ऑस्कुलम। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। कैसे, डर्मिया ऑस्टियल और डर्मल ऑस्टियल से इनकरेंट केनाल, रेडियल केनाल, स्पोंजोसील और ऑस्कुलम। तो देखो उसमें इन्होंने ऑपोजिट ही दिया था और इजी था ये क्वेश्चन, कर सकते थे आप इसे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको बताना है कि द चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस इन यूकैरियोट में, आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले, क्लियर। ट्रांसक्रिप्शन करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होगी आरएनए की, ठीक है। तो देखो, तो पहले इसको पढ़ते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या बताया हुआ है, mRNA लीव द न्यूक्लियस एंड अटैच टू द राइबोसोम इन अ साइटोसोल। ये प्रोसेस तो है पर कहीं बिटवीन में है। बी, आरएनए प्रोसेसिंग। सी, ट्रांसक्रिप्शन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमीनो एसिड एंड राइबोसोम असेंबली। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होगी तभी जाके mRNA बनेगा, ठीक है। फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो सी के बाद क्या आया, बी, ठीक है। आरएनए बना आपका, ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए बना, उसकी प्रोसेसिंग हुई जिसमें इंट्रोन एक्सोन की स्प्लाइसिंग हुई, इंट्रोन एक्सोन से मिलके बन गया, इंट्रोन रिमूव हो गए, कैपिंग होगी, पॉलीएडेनिलेशन होगी, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, लीव करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि आपको पता है कि जो आरएन एमआरएनए की सिंथेसिस होती है वो कहाँ हो रही होती है, न्यूक्लियस में हो रही होती है। और फिर वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ जाता है, न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ए होता है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद राइबोसोम की क्या होती है, असेंबली होती है। राइबोसोम असेंबल होंगे तभी जाके प्रोटीन फॉर्मेशन होगी ना। तो जब राइबोसोम असेंबल होंगे, अमीनो एसिड आएंगे और प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। और फिर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमीनो एसिड। तो देखो सिंपल था, आपको पता होना चाहिए था, ये इजीली आप कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट, CBAED, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी आपको सीक्वेंस बताना है, और सीक्वेंस क्या है, in the mechanism of local inflammatory response during the inflammatory response, लोकल पे, ठीक है, बॉडी के पार्ट पे क्या क्या मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो देखो पहले पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन एट द साइट ऑफ इंजरी, राइट। उसके बाद क्या होता है, कैपिलरी वाइडन एंड बिकम मोर परमिएबल, मोस्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, एंट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एट द साइट ऑफ इंजरी, ये सिग्नल रिलीज्ड बाय इम्यून सेल, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल while digest the pathogen and heal the tissue। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन एट द साइट ऑफ इंजरी। आपको इंजरी हुई, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, पैथोजेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका ए आएगा, राइट। तो ए इस ऑप्शन में है, ए इस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट सेल रिलीज हिस्टामिन। जैसे पैथोजन आते हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। तो क्या आया, ए के बाद आया सी आया, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब बच्चे कौन कौन से ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ बचा है, क्लियर। अब जब हिस्टामिन आती है ना, तो उसको कौन से क्या सेंस करते हैं, उसके बाद जो होता है, हिस्टामिन कैपिलरी को वाइडन कर देता है और मोर परिमेबल कर देता है। तो उसके बाद क्या आता है आपका, बी, ठीक है, बी आया। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे वाइडन हो जाएंगी तो एंट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जो साइट ऑफ इंजरी पे क्या हो गए, जो भी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है वो आएंगी, राइट। उसके बाद आता है आपका डी। और फिर लास्ट में क्या होता है, सिग्नल रिलीज बाय द इम्यून सेल, ताकि और अट्रैक्ट कर सके न्यूट्रोफाइल को विच डाइजेस्ट द पैथोजन एंड हील द टिश्यू, राइट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ACBDE, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम
अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम लोअर टू हायर। तो आपको ये अरेंज करना है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अपने +1 +2 से स्टार्ट किया होगा इसको पढ़ने। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको लोअर से हायर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या है, स्पीशीज, ठीक है, ई आया फर्स्ट, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, फैमिलीज आती हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर आता है, थर्ड, ठीक है। फिर क्या आता है, क्लास आती है, फोर्थ। और लास्ट में क्या आता है, किंगडम आता है। तो देखो सी किस किस में, सी तो सभी में है, ठीक है, ई भी सभी में है, बस आपको ये ही वाला अरेंज करना है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ, ई, ए, ठीक है, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, ठीक है, आपको ऐसे अरेंज करना है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो, they are both excitatory and inhibitory neurotransmitter, right? The inhibitory neurotransmitter from the following are, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। तो आपको बताना है जो इनहिबिटरी है वो कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन या फिर गावा जिसका नेम है अल्फा अमीनोब्यूटारिक एसिड, या नॉन एपिनेफ्रिन, या टाउरिन, या ग्लूटामेट। तो इसमें जो ग्लाइसिन होता है ना वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है वो है गाबा, ठीक है। और जो उसके बाद ऑप्शन है डेट इज टाउरिन। तो सिर्फ ए, बी एंड डी, यही जो होते हैं वो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या करेक्ट इज ए, बी, डी, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फ्लोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का, राइट। और आपको बताना है कि कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हैं करेक्ट हैं, क्लियर। तो देखो, मोलस्कस आर प्रोटोस्टोम्स, हैव सीलोम रिड्यूस इन कैविटी सराउंडिंग हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनेट्स, ठीक है, ये तो करेक्ट है। Molluscous membrane possess a head foot, visceral mass, mental and mental cavity। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया हो, जो मोलस्कन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे सीपिया, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक शेल सा प्रेजेंट होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है। तो सेकंड भी करेक्ट है। तो देखो ए बी कहाँ कहाँ करेक्ट है, ए बी यहाँ करेक्ट है, ए बी यहाँ करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम, ठीक है। द रेस्पिंग ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर बेल्ट विद रो ऑफ पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ। तो सी जो है वो गलत है। द मोलस्कन्स बॉडी फॉर्म इन द सिफेलोपोडा अंडरगो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास, ये भी इनकोरेक्ट है। प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक फॉर मोलस्कन्स ऑल्सो इंक्लूड ट्रोकोफोर लार्वा स्पाइरल क्लीवेज एंड शीजोसियोसिस सिलोम फॉर्मेशन। तो ई जो है इसका करेक्ट है। तो देखो ये भी आपको जो करेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होगा तभी आप इसको कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली मोलस्क के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए, बी, ई, थर्ड जो इसका ऑप्शन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो ये है मैकेनिज्म और ये है इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या है, ब्लड स्ट्रीम, गैप जंक्शन, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पैराक्राइन, एंडोक्राइन और सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब देखो जो अपने आपको आइडिया होगा, तो एंडोक्राइन में क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, तो ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और फिर वो कहाँ से कैसे मूव करते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू मूव करते हैं। तो सी का क्या है, वन है। तो सी का वन किस में, इसमें है और इसमें है, ठीक है। फिर होती है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है, पैराक्राइन में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, पैरा मीन्स पेरिफेरी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के जो आसपास फ्लूइड है, ठीक है, उसमें ये रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स को, लाइक इस फैक्टर को रिलीज कर दिया इन्होंने, ठीक है। पेरिक्राइन मीन्स पैराफेर, पेरिफेरी में आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो बी का क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बी का थ्री होगा, ठीक है। तो बी का थ्री किस में है, इसमें है, ठीक है। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू होता है, गैप जंक्शन के थ्रू होता है सेल्स में, राइट। और लास्ट क्या बता, सेनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो ये क्या होता है, अक्रॉस द सेनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपने देखा होगा जो न्यूरॉन्स में जब रिलीज होता है तो एक नोब लाइक बनता है, ये रिसेप्टर बनता है, ठीक है। तो सेनेप्टिक यहाँ से रिलीज होती है वेसिकल्स, और यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ की आगे इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है। तो ये इसके बारे में बात की गई है।
ठीक है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर। तो जो करेक्ट है आंसर वो क्या है आपका, फर्स्ट है। ए का 2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन गैप जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पैराक्राइन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, ठीक है, सेल्स ट्रीट करते हैं फैक्टर्स को। देन एंडोक्राइन क्या कैसे कम्युनिकेट करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये है टेरोटोजेंस, राइट। आपको बताना है कि क्या है ये एक्चुअल में कंपाउंड और ये क्या वर्क करता है। तो इन्वायरमेंटल कंपाउंड दैट कैन अल्टर द डेवलपमेंट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन, एक्ट एज अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन सर्टेन ऑर्गन आर फार्मिंग, it's actually forming. The teratogen class include drug, chemicals, viruses, and radiations. And heavy metals such as zinc are teratogens, but lead, mercury are not considered as a teratogen. तो एक्चुअली में teratogens क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ऐसे फैक्टर्स बोल सकते हो जो कि चेंज करते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है, हॉल्ट करते हैं। इट मे बी फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो में आप दोगे, ठीक है, तो वो डीफॉर्म हो जाएगा। मे बी उसकी लिम्फ डेवलपमेंट डीफॉर्म हो जाए, अल्टर हो जाए, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाए, ठीक है। तो वो किसकी तरह वर्क करते हैं, टीरेटोजेंस की वर्क करते हैं। तो इन्वायरमेंट कंपाउंड्स दैट सॉरी इन्वायरमेंटल कंपाउंड्स दैट कैन अल्टर द डेवलपमेंट, तो ये करेक्ट है। एक्ट एज अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन सर्टेन ऑर्गन आर फॉर्मिंग, ठीक है, तब ये एक्ट करते हैं, राइट। जैसे पर्टिकुलर स्टेजेस पे पर्टिकुलर केमिकल्स या फैक्टर वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीरेटोजन है वो एम्ब्रियो स्टेज में इफेक्ट करता है, ठीक है, पर एडल्ट में वो नहीं करता है, तो ये वाली बात भी सही है। द टेराटोजन क्लास इंक्लूड ड्रग भी आते हैं इसमें, केमिकल्स भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं और रेडिएशंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप ड्रग्स को कंज्यूम करोगे तो इट मे बी अफेक्ट द एम्ब्रियो। सिमिलरली विद द केमिकल्स, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अल्कोहल दैट विल आल्सो अफेक्ट द एम्ब्रियो। सिमिलरली वायरसेस एंड रेडिएशंस, इसीलिए एक्सरेज के पास भी आपको नहीं जाना चाहिए। क्या करता है, जो भी डिवेलपिंग फीटस होता है ना उसको क्या करता है, उसकी जो ग्रोथ को वो क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, जो हैवी मेटल्स है वो भी एक्ट करते हैं। पर देखो इन्होंने क्या बताया, हैवी मेटल्स सच एज जिंक आर टेराटोजेंस बट लेड और मर्करी आर नॉट कंसीडर्ड एज टेराटोजेंस, बल्कि लेड और मर्करी भी टेराटोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी एंड सी, तो थर्ड वन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। चलिए, प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज बाय फॉलोइंग टेक्निक एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो प्रोटीन जो होती है वो सेपरेट की जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स के थ्रू। तो हमें ऐसी टेक्निक्स बतानी है जिनके थ्रू वो नहीं की जाती है। तो इसमें क्या बताना है हमें, चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, एसडीएस फेज तो हमें पता है यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो जहां जहां बी प्रेजेंट है उसको आप कट कर दो, बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। बी किसके लिए यूज किया, पर्टिकुलरली प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे करेक्ट इनकरेक्ट हो गए। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो एक्चुअल में जो टेक्निक नहीं यूज की जाती उसमें आता है आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, ठीक है, एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ए एंड सी। क्लियर। तो देखो ये टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि किसके लिए यूज होती है, ये सिंपल था, कर सकते थे आप इजीली अगर आपको हल्का सा आइडिया हो। अब ये आपको नेक्स्ट बताना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो देखो, यूट्रिन साइकिल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इंक्लूड फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटल फेज। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है गलत, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। द डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटिनम इज नोन एज ल्यूटोलाइसिस, दैट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन लेवल बाय सिंक्रोनाइसिस विद द ल्यूटल फेस, इसके साथ ही सिंक्रोनिस होता है, ठीक है, साथ में चलता है ये। और अनदर वन इज आफ्टर oocyte मैचुरेशन ओवुलेशन टेक प्लेस, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, देखो ए तो सब में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। तो लास्ट के बचा आपके पास बी सी एंड डी, तो फोर्थ क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी असर्शन और रीजन है। ड्यूरिंग द जेल फिल्ट्रेशन, राइट, डीएनए मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जो डीएनए मूव करता है एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, राइट, बल्कि गलत है। डीएनए कहाँ मूव करता है, कैथोड से
एनोड की तरफ मूव करता है। और रीजन क्या है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। रीजन तो सही है, ठीक है। तो असर्शन तो इनकोरेक्ट है, बट आर क्या है, करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि डीएनए मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड तो सही होता है, ठीक है। अब नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव और कैथोड की तरफ होता है नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट और आप चूज करना है जो भी करेक्ट है, ठीक है। ट्यूमर सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल बाय चेंजेस इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो देखो चेंजेस तो वो करता है ट्यूमर सेल, ऑफ कोर्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स इनकोडेड डिफेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। Tumor cell can display tumor specific antigen and noble antigen. That is actually correct. ठीक है. Another one is several cytokines including IFN, TNF help to mediate the tumor cell killing. That is also correct. ठीक है. तो इसमें correct कौन सा आ गया, A, C and D. तो A, C, D किस में है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर. तो एक्चुअली में जो प्रोटोन का जीन्स होती है ना, वो डिफेक्टिव प्रोटीन्स को कोड करती ही नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द प्राइमेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन आपको अरेंज करना है ओल्डेस्ट टू रिसेंट. क्लियर. देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, राइट. और क्या है, ओरेगुटॉन्स, ठीक है, गिबॉन्स या गोरिलास. तो एक्चुअल में एट द एंड क्या होते हैं, गोरिलास, ठीक है. तो रिसेंट वाले गोरिल्लास हैं, तो डी डी ऑप्शन यहाँ पर है. और जो सबसे पुराने वाले वो कौन से हैं, डेट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. तो एस तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड. तो सबसे पहले क्या आया, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आया, ठीक है. उसके बाद आते हैं गिबॉन्स, फिर आते हैं और ओरेंगुस्टॉन्स, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज गोरिल्लास, ठीक है. तो इस तरह से ये अरेंज है प्रिमिटिव्स में, प्राइमेट्स में. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अरेंज द मेजर थीमेटिक इवेंट्स इन एक्सिनोफस गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन फ्रॉम एम्ब्रियो टू लेट स्टेज. ठीक है, एम्ब्रियो में जब गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है तो अर्ली स्टेज से लेके जो लेट स्टेजेस में होते हैं, कौन कौन से मेनली इवेंट्स होते हैं, तो वो आपको बताने हैं कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. एपिबोली ऑफ एक्टोडर्म अराउंड द एंटायर एम्ब्रियोज, ये है एक स्टेटमेंट. Another one is extension of body along the anterior posterior axis, formation of bottleneck and internalization of endoderm and mesoderm, cortical rotation and formation of gray crescent. तो एक्चुअल में सबसे पहले क्या होता है, डी, cortical rotation and formation of gray crescent. अगर आपको पता हो एम्ब्रियो में, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट प्रेजेंट होता है, राइट, योक, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन होती है, ठीक है. उस फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोटल नेक एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. तो यहाँ पर क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है. जब ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन होती है तब इंटरनलाइजेशन किसके थ्रू होती है, एंडोडर्म और मीजोडर्म के थ्रू होती है. तो सबसे पहले क्या आता है, डी, फिर आता है सी. उसके बाद आता है एपिबोली ऑफ एक्टोडर्म अराउंड द इंटायर एम्ब्रियो. तो कंप्लीट कवर करता है, क्या कवर करता है, एक्टोडर्म कवर करती है पूरे के पूरे एम्ब्रियो को. उसके बाद आती है एक्सटेंशन ऑफ बॉडी अलोंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फिर जाके कहीं एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉर्मेशन होती है. तो डी सी एंड ए बी. तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होगी. अगर आपने स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा ना, कैस्ट्रुलेशन स्टेजेस ऑफ एक्सिनोफस, तभी आप इसको कर सकते हो. हम नेक्स्ट चलते हैं टीसीए साइकिल के ऊपर. तो टीसीए साइकिल सक्सिनाइल को इंजाइम सिंथेटेज इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, तो किसकी कन्वर्जन करता है टीसीए साइकिल में, तो ये क्या कन्वर्ट करता है, सक्सिनाइल को इंजाइम को सक्सिनिक एसिड में, ना कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल को इंजाइम, इस पे नहीं वर्क करता ये. सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट. सक्सिनाइल को इंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, दैट इज करेक्ट. एंड अनदर वन इज सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दैट इज इनकोरेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मूव क्वेश्चन की तरफ. तो देखो, द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द सेंसरी टिश्यू ऑफ एनिमल्स, तो उसके बारे में आपको बताना है. और क्या बताना है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना उनके बारे में आपको बतानी है. ठीक है, सो प्रोपियोसेप्टर्स आर कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेच्ड रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकली इंड्यूस्ड
चेंजेस। ठीक है, तो सेंसरी के ऊपर बेस्ड है ये, टिश्यूज के ऊपर, किसमें, एनिमल्स में। तो ऑफ कोर्स जो भी मैकेनिकल चेंजेस आएंगे ना, फॉर एग्जांपल इट मे बी टच, राइट, तो कौन रिसेप्ट करेगा, ये टच रिसेप्टर वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सर्टेन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ like Euglena that contain chlorophyll possess a mass of bright red photoreceptor granules called stigma। ठीक है, तो करेक्ट है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है उसमें। न्यूरोमास्ट आर प्राइमरी फोटोरिसेप्टर इन शार्क, सम फिशेस एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस। तो ये इनकरेक्ट है, नहीं प्रेजेंट होता इनमें। और मिशनर्स कॉर्पसल्स एंड Pacinians corpuscles primarily help to detect the chemical stimulus in animals. That is also incorrect. Most reptiles possess Jacobson organs for olfactory receptor। तो ये है correct। ठीक है, तो Jacobson organs जैसे कि स्नेक में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब उसके हेड पे नियर द, अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ कहीं Jacobson ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है। तभी तो वो अपनी टंग के थ्रू क्या करता है, चेंजेस को डिटेक्ट करता है एयर में। ठीक है, और जो कॉप्सन ऑर्गन के थ्रू ही सारी की सारी सिग्नलिंग होती है, तभी उसे पता लगता है कि जो शिफ्ट हो रही है, चेंजेस हो रही है एयर्स में, वो कौन किस एरिया में हो रही है, ठीक है, कौन सी साइड में हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड ई। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑटोक्लोविंग इज यूज्ड एज अ स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। ऑफ कोर्स इन, अगर आप लैब में बात करें तो हम ऑटोक्लेव करते हैं, और उसके लिए ऑटोक्लेव की कंडीशंस क्या होती है, तो उसमें आपको क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर को सेट करना पड़ता है। क्लियर, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, 105 डिग्री सेल्सियस पे, या 121 डिग्री या 100 डिग्री में। पर जो हम लैब में सेट करते हैं ना, वो एक्चुअली में कितना होता है, 1 to 1 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI यूनिट पे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ग्रेडियंट यूज इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर फ्रैक्शनेशन ऑफ डीएनए। तो आप क्या ग्रेडियंट को यूज करते हो, सीजियम क्लोराइड, NaCl, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो इनको तो हम यूज करते ही नहीं है, तो हम किसको यूज करते हैं, सीजियम क्लोराइड को यूज करते हैं। ठीक है, डेंसिटी मेजर करने के लिए डीएनए में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इन अ नॉर्मल सेल progression through the cell cycle is tightly regulated and each step must be completed before the next step can begin। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो सेल साइकिल के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या आता है, G1 फेस आता है, ठीक है, S फेस आता है, G2 फेस आता है, और क्या आता है, M फेस आता है। ठीक है, जीवन में क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी, एस में डीएनए डेवलप हो रहा होता है, इसमें अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। और एम फेस में क्या होता है, जिसमें कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है, ये वाले फेसेस होते हैं, तब जाके यहाँ पर सेल डिवाइड हो जाता है। क्लियर, तो आपको इसके बारे में पूछा गया है, राइट। तो अब आगे मूव करें हम। ठीक है, तो देयर आर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ सेल साइकिल एट विच द सेल मॉनिटर एक्सटर्नल सिग्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट स्टेजेस। तो इसमें 3 मॉनिटर्स बताए गए हैं। तो दे आर G1 S1, तो एक ये वाला है, ठीक है, G2 M2, एक ये वाला है, एंड M चेक पॉइंट, यहाँ पर एक थर्ड यहाँ पे चेक पॉइंट होता है ड्यूरिंग द सेपरेशन। ठीक है, इन एडिशन ऑफ रेगुलेशन the cell cycle at the checkpoints, the cell control progression through the cell cycle by means of two classes protein। इसमें आती है साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, जैसे कि साइक्लिन से CDK, ठीक है, और इसमें 2 1 4 2 आते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको बताना है इवन डेट अकर एट G1, जब G1 और S में ट्रांजिशन कर रहा होता है सेल, तो कौन सा चेक पॉइंट सबसे पहले आता है। क्लियर, तो क्या उसमें आता है, सेल मॉनिटर डीएनए सिंथेसिस एंड डैमेज, सेल मॉनिटर स्पिंडल फॉर्मेशन, अटैचमेंट टू द काइनेटोकोर्स। तो देखो ये वाले तो कहाँ आएंगे, ये तो M फेज में आ रहे हैं, राइट, और G वाले फेज में आ रहे हैं। ठीक है, सेल मॉनिटर साइज एंड डीएनए इंटीग्रिटी। तो फोर्थ वाला ही ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो G1S सेल चेक पॉइंट में होता है। क्लियर, अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इन अ नॉर्मल सेल प्रोग्रेशन, ठीक है, ये फिर सेल साइकिल के ऊपर बेस्ड है। इन अ नॉर्मल सेल प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल इज टाइटली regulated and each step must be completed before the next step. Similarly,
ठीक है, ये वाला बताया आपको। देयर आर एटलीस्ट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, सारा का सारा जो ऊपर वाला वहीं से ड्राइव्ड है ये क्वेश्चन। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द सेल साइकिल एट द चेक पॉइंट, द सेल कंट्रोल प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल बाय मीन ऑफ टू क्लासेस। ये अब आपको बताया कि इसमें टू स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। तो देखो, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल डू नॉट एग्जिट द सेल साइकिल बट दे प्रोसीडिंग थ्रू द G1S G2M। ठीक है, अब जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो वो सारी की सारी साइकिल को फॉलो करते हैं, मतलब जो भी साइकिल के पार्ट आते हैं G1S G2M उसको ये फॉलो करते हैं। अब सेकंड क्या स्टेटमेंट है, कैंसर सेल आर अनएबल टू एंटर द जी नोड। तो इसमें क्या होता है, जी नोड क्या होता है, जी नोड एक फेस आता है जिसमें क्वेसेंट फेस कहा जाता है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता है फर्दर। तो ये वाली स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी साइकिल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है, cyclin D2 accumulate during the early G1 phase, that is incorrect. Cyclin E appear during the S phase. Cyclin B peak at M phase. Cyclin A appear during the late G1, तब भी ये फेस डिवेल्प होता है, तभी ये अपेयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, राइट। A hill ranges of western Ghat of India rich in biodiversity with a tropical evergreen and rainforest. The flora and fauna are unique to the place. Many animal species like Nilgiri Tarha, loin-tailed macaque and endemic to this region. Many bright colored frogs are discovered from this region. We must preserve our biodiversity from the pollution, human greed, habitat destruction for our future generation. तो इसमें above the waste context आंसर करना है मुझे फॉलोइंग क्वेश्चन के ऊपर। तो असर्शन क्या है, तो ये आपको बता रहा है कि वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। डेट इज करेक्ट, क्योंकि हॉटस्पॉट में से इंक्लूड किया जाता है। और रीजन में क्या बता रहा है आपको, द क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, एंड द रीजन मस्ट हैव लॉस्ट 30% इन अ नेचुरल वेजिटेशन। तो जो रीजन है वो है इनकरेक्ट। एक्चुअली जो नंबर होता है ना, इट्स अबाउट 3000। ठीक है, तो ए तो करेक्ट है बट आर क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसी के ही ऊपर बेस्ड है ये वाला जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। आपको बताना है जो नीलगिरी तरह है वो क्या है एक, तो वो क्या है, एक क्रिटिकली इंडेंजर, सॉरी एक इंडेंजर स्पीशीज है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज, वर्नेबल स्पीशीज और लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो इंडेंजर स्पीशीज में ये ऐड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव मूव करते हैं हम। ठीक है, तो जो हमने पहले वाला पढ़ा ये वाला सारा का सारा वही है। अब आपको बताने, सम फ्रॉग सच एज पॉइजन डार्ट फ्रॉग एग्जिबिट ब्राइट कलरेशन विच सर्व ए वार्मिंग सिग्नल फॉर इट्स प्रीडेटर। तो आपने देखा कुछ ऐसे फ्रॉग्स होंगे जिनमें कि एक ब्लैक या रेड स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ब्राइट कलरेशन होती है। तो उस फिनोमिन को हम क्या कहते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एपोसिमेटिज्म। ठीक है, बेटेसियन मिमिक्री में क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की अगर आप बात करें, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो डॉट्स ये डिवेल्प करती है विद टाइम, तो ये एक्चुअली में हार्मफुल नहीं होती, पर ये खुद को ऐसे दिखाती हैं कि ये हार्मफुल है। सिमिलरली जो एपोस्मेटिज्म होता है ना, वो फ्रॉग ये दिखाते हैं कि ये क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, और क्रिप्टिक कलरेशन और कैमोफ्लेज ये दोनों एक ही टाइप है, जो कि विद बैकग्राउंड के होते हैं, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे बटरफ्लाईज होती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कैटरपिलर, तो वो ग्रीन कलर, जैसे कैटरपिलर का ग्रीन कलर है तो वो लीफ में इस तरह से मिक्स हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके आइडिया था। अब नेक्स्ट, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऑल ओवर क्वेश्चन आपका इजी था, क्वेश्चन पेपर आपके सारे के सारे इजी थे, बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फॉर अगर आप चाहते हो कि आप एक्सेल करो नेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल 2025 में और 2026 में आप कोचिंग लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, उसका नाम है बायोटेक सेपियंस। थैंक यू।